डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस लर्न वोकैबुलरी सेशन में। और आज डे 4 स्टेप 1 में हम आपके लिए वही अपने शेड्यूल के अनुसार लेकर आए हैं वन वर्ड्स, इडियम्स और प्रोवर्ब्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वर्ड की लिस्ट बहुत बड़ी है और इनको एक डेली प्रैक्टिस चाहिए, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इनका रेफरेंस और रूट वर्ड्स के थ्रू वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। अब अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वर्ड्स की एक बार फिर से रीडिंग लगाएंगे बुक में K&M इंग्लिश ग्रामर में, तो निश्चित रूप से आपको वो सब याद हो जाएगा जो आपने वीडियो में देखा और उसकी रीडिंग लगाई, क्योंकि लगातार कांस्टेंट एफर्ट्स किसी भी चीज को करने के लिए जरूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। और सबसे पहले वन वर्ड्स। पहला वन वर्ड, ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इनफ्लिंचिंग पेन ऑन अदर्स। जी हाँ स्टूडेंट, पहला वन वर्ड क्या कह रहा है आप इसको देखिए। ड्राइविंग प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, और ड्राइविंग यानी लेना, ग्रहण करना। फ्रॉम इनफ्लिंचिंग का मतलब किसी पर डालकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी को हम कह सकते हैं प्रॉब्लम देकर, पेन डालकर किसी पर कोई दुख भरी स्थिति को किसी पर लाद कर और उससे आनंद की अनुभूति करना, इस चीज को क्या कहते हैं? ये आज का पहला वन वर्ड है, इसको कहते हैं सैडिज्म। जी हाँ स्टूडेंट, सैडिज्म। बहुत से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं सैडिज्म, तो ये गलत है, सैडिज्म। अब सैडिज्म का मतलब हो गया परपीड़न रति, यानी दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर खुद को प्लेजर मिले। आपको बाहुबली मूवी याद है जिसमें भल्लाल देव क्या करता है? वो देवसेना को कैदी बना लेता है और उसको दर्द देता है, उसको तड़पाता है, और याद है उसकी चीखें सुनकर वो कहता है कि इन चीखों से मुझे आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भल्लाल देव किस टाइप का पर्सन हो गया? वो एक सैडिस्ट पर्सन है जो सैडिज्म की पॉलिसी पर चलता है, यानी ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इनफ्लिंचिंग पेन ऑन अदर्स। दूसरों को दर्द देकर आनंद की अनुभूति करने को हम कहते हैं सैडिज्म। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रॉय एंड इविल और बैड प्रैक्टिस। बैड प्रैक्टिस, इविल का मतलब क्या होता है? बुराई, और बैड प्रैक्टिस का मतलब बुरी प्रथा को डिस्ट्रॉय करना, इरेडिकेट। जी हाँ, इरेडिकेट का मतलब ही होता है किसी चीज का उन्मूलन कर देना, उन्मूलन करना, यानी जड़ से, मूल से ही उसे समाप्त कर देना। डिस्ट्रॉय एंड इविल और बैड प्रैक्टिस को जड़ से खत्म करने को इरेडिकेट कहते हैं, यानी जड़ से उसको निकाल फेंकना। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आइडल्स और रिलीजियस बिलीफ्स। जी हाँ, कला, साहित्य, मूर्तियां, जो स्थापत्य कला, जो स्कल्पचर का सिंबल होती है, रिलीजियस बिलीफ्स को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, और इस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आइकनोक्लास्ट। आइकनक्लास्ट। तो आप देखिए, आइकन का मतलब, आइकन एक ऐसा वर्ड है जो आपने सुना होगा, कंप्यूटर और मोबाइल्स पर आइकन बने होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का आइकन है, या कॉल का आइकन है, कॉन्टेक्ट्स का आइकन है, जिस पर हम टच वाले फोन में अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो चीज खुल जाती है, तो आइकन उसको कहते हैं। या मूर्ति को भी आइकन कहते हैं, किसी स्थापित परंपरा को या किसी स्थापित सिंबल को आइकन कहते हैं। और क्लैश का मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना। तो आइकन क्लैश का मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति जो आर्ट, लिटरेचर, मूर्ति, जो आइडल्स होते हैं या रिलीजियस बिलीफ्स जो होती है उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको नष्ट करता है, उसको बुद्ध भंजक कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो भी कल्चर्ड चीजें होती है उनको डिस्ट्रॉय करता है, ऐसे व्यक्ति को आइकनोक्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। कन्फाइनिंग का मतलब क्या होता है? डिटेनिंग का मतलब क्या होता है? कैद में रखना, यानी उसको कहीं इधर उधर फ्रीली घूमने ना देना। कैद में रखने को क्या कहते हैं? इंटर्नमेंट। देखिए, इंटर यानी उसको अंदर ही रखना। स्पेशली जो सरकार है या कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक विरोधी होते हैं या युद्धबंदी होते हैं, उनको जब तक आगे का कोई फैसला नहीं आ जाता उनको हिरासत में रखती है, कैद में रखती है। इस प्रैक्टिस को ही इंटर्नमेंट कहा जाता है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों पर कोई
उन्होंने अपराध नहीं किया है, हो सकता है उन्होंने सरकार का विरोध किया हो। आपने देखा होगा कि 1975 में जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल घोषित किया गया था, तो जो विरोधी पार्टियों के जो भी नेता थे उनको जबरदस्ती कैद खानों में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को इंटर्नमेंट या हिरासत या कैद में रखना कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज। जी हाँ, बीमारी की क्या प्रकृति, किस टाइप की बीमारी है, क्या बीमारी है, उसको डिसाइड करने को डायग्नोज कहा जाता है। डायग्नोज नहीं होता, ये डायग्नोज होता है। देखिए स्टूडेंट, डायग्नोज का मतलब क्या हुआ, आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा निदान। यहां पर सभी प्रकार की बीमारियों का निदान और उपचार किया जाता है। निदान का मतलब डायग्नोज करना। आप देखते हो जब कोई रोगी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसकी बीमारी को चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए, डायग्नोज करने के लिए उसकी अलग अलग टेस्ट करता है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, अलग अलग तरह के टेस्ट जो किए जाते हैं जिससे डायग्नोज किया जाता है कि एक्चुअल में डिजीज क्या है। तो इस प्रक्रिया को जिसे कहा जाता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, उसे वन वर्ड में डायग्नोज कहा जाता है। और डायग्नोज का मतलब हो गया हिंदी में निदान करना या पता लगाना, टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियल डिजीज, एक्चुअल बीमारी क्या है। नेक्स्ट इज डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल्स और स्टैंडर्ड। देखिए स्टूडेंट, डिविएशन का मतलब होता है हटना या दूर होना, और डिपार्चर का मतलब भी वहां से दूरी बनाना, रवाना होना होता है फ्रॉम कॉमन रूल, जो जनरली एक्सेप्टेड रूल है समाज में, जिनको एक्सेप्ट किया जाता है, जो स्टैंडर्ड माने जाते हैं, उनसे दूरी बनाना, उनसे दूर भागना और उनकी क्रिटिसिज्म करने को एनोमली कहते हैं। एनोमली का मतलब होता है समाज में स्थापित परंपराओं या मान्यताओं का विरोध करना और उसको फॉलो नहीं करना, बल्कि उनको है या घृणित समझ के उनसे दूरी बनाना, इसको कहते हैं एनोमली। एनोमली। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डिसीजन बाय ए जनरल वोट ऑन द सिंगल क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट डिसीजन, डायरेक्टली कोई सिंगल क्वेश्चन कि भाई अब आप ऐसे समझिए कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सभी के लिए फ्री हो या नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर डायरेक्टली क्या की जाए, वोटिंग की जाए, तो डायरेक्ट डिसीजन लिया जाए, इसको कहते हैं रेफरेंडम। जी हाँ, रेफरेंडम। रेफरेंडम को हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह है, यानी लोगों के मतों का, जनता के मतों का डायरेक्ट किसी एक इशू पर इस तरीके से एक, हम कह सकते हैं, लोगों का मत लिया जाए, वोटिंग करवाई जाए, तो उसे रेफरेंडम कहते हैं। और रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। नेक्स्ट इज डिसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ। किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद, मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए डेड बॉडी का जो डिसेक्शन किया जाता है, डिसेक्शन का मतलब होता है उसे चीरा पाड़ा जाता है ताकि रियल मृत्यु का पता चले। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को ऑटोप्सी कहा जाता है। ऑटोप्सी। देखिए मोस्टली लोग ऑटोप्सी वर्ड से परिचित नहीं है, बल्कि वो पोस्टमार्टम इस वर्ड से परिचित है। ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम एक ही वर्ड है। ऑटोप्सी कह दो चाहे आप पोस्टमार्टम कह दो, यानी शव परीक्षण। हिंदी में इसको कहा जाता है शव परीक्षण, यानी डेड बॉडी का परीक्षण करना जिससे पता चले कि इस व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई और कब हुई। इस प्रक्रिया को ऑटोप्सी कहा जाता है। इसी तरह का एक वर्ड और आता है बायोप्सी। जी स्टूडेंट, एक वर्ड और है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? जब शरीर में हमारे कोई गांठ हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, तो डॉक्टर क्या करता है, उस ट्यूमर को निकालता है और फिर ये ट्यूमर, क्योंकि ट्यूमर के दो टाइप्स हो सकते हैं, वो बिनाइन ट्यूमर हो सकता है, मतलब जो नुकसान नहीं करे बॉडी में और बस ऐसे हो गया, और एक ऐसा ट्यूमर भी हो सकता है जिसमें कैंसर हो, यानी कैंसर ट्यूमर है या बिनाइन ट्यूमर है। इस बात का पता लगाने के लिए उस ट्यूमर के जो अंश है उनको जांच के लिए भेजा जाता है और उस जांच को बायोप्सी कहते हैं। यानी बायोप्सी से ये पता चला जाता है कि कोई जो बीमारी है वो कैंसर, कोई जो ग्लैंड है, कोई जो ट्यूमर है वो कैंसर ट्यूमर है या
बिनाइन ट्यूमर है। और इसी तरीके का एक वर्ड है ऑटोप्सी। तो आप अगर एग्जाम में बायोप्सी आ जाए तो ऑटोप्सी से उसको मिला मत देना। ऑटोप्सी का मतलब तो पोस्टमार्टम होता है और बायोप्सी का मतलब होता है ये पता लगाना कि कोई ट्यूमर कैंसर ट्यूमर है या बिनाइन ट्यूमर है। नेक्स्ट इज ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल। सूखा मौसम, सूखा मौसम हो जिसमें कोई बारिश ना हो। तो फिर किसी यार को हंसाया जाए, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए, वैसी स्थिति ना हो और ड्राई वेदर हो जाए और जिसमें बिल्कुल भी रेनफॉल ना हो, बिल्कुल भी बारिश ना हो, जिसको हम अकाल या अनावृष्टि जैसे वर्ड से हिंदी में कहते हैं, उसको इंग्लिश में ड्राउट बोला जाता है। और ड्राउट का मतलब होता है अनावृष्टि या बारिश का ना होना, अकाल की स्थिति को, जिसमें नो रेनफॉल या लिटिल रेनफॉल हो, जिससे काम नहीं चले, उसे ड्राउट कहा जाता है। ड्राउट का मतलब होता है अकाल या अनावृष्टि। नेक्स्ट, इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड। ड्यूप का मतलब क्या होता है? ड्यूप का मतलब होता है धोखा देना। और फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है, धोखा दे सकता है। हम कहते हैं बेचारा भोला आदमी है, इसको तो हर कोई इसका फायदा उठाता है। तो इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके या आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, तो ऐसे व्यक्ति को गलबल कहते हैं। और गलबल का मतलब ही होता है, गुलिबल इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, गलबल इसका प्रोनाउंसिएशन है। और गलबल का मतलब होता है थोड़ा सा भोंदू या भोला, जिसको कोई भी मूर्ख बना सकता है। तो ये थे आज के इस पेज के 1 वर्ड्स। एक बार फिर से इनको क्विक हम रिपीट करते हैं। प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिंचिंग पेन ऑन अदर्स, दूसरों के दुख से आनंद लेना। सैडिज्म, डिस्ट्रॉय एन इविल और बैड प्रैक्टिस, बुराई को जड़ से समाप्त करना। इरेडिकेट, उन्मूलन करना हो गया। डिस्ट्रक्टर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आइडल्स, आइकॉनिकलिस्ट। नेक्स्ट इज डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। इंटर्नमेंट यानी हिरासत में या कैद में रखना। डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, डायग्नोज, निदान करना जिसको कहते हैं। डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम वन कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, एनोमली। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट डिसीजन बाय ए जनरल वोट ऑन द सिंगल क्वेश्चन, किसी एक सिंगल क्वेश्चन पर लोगों के मत लेने को कहते हैं रेफरेंडम। और नेक्स्ट है डिसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ, मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है, मृत्यु के बाद सब का परीक्षण किया जाता है, उसे ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट इज ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, एकदम सूखा मौसम जहां कोई बारिश ना हो, तो उसको कहते हैं ड्राउट, अकाल या अनावृष्टि। और इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, जिसको आसानी से कोई भी मूर्ख बना दे, उसको कहते हैं गलबल। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए 1 वर्ड्स। अब आगे सेगमेंट में बढ़ते हैं ईडियम की तरफ। और आज के ईडियम में पहला ईडियम बिल्कुल इजी, जो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन नो टाइम, बिल्कुल भी टाइम ना लगना, किसी चीज में बिल्कुल भी टाइम ना लगे, तो हम कहते हैं इन नो, ही विल रिटर्न इन नो टाइम, वो तुरंत आ जाएगा, यूं विद द विंकिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही हो जाएगा। इन नो टाइम का मतलब वेरी क्विकली और वेरी सून, बहुत ही जल्दी, अति शीघ्र, बिना विलंब किए, बिना देरी किए, उसको कहते हैं अति शीघ्र, यानी बहुत ज्यादा जल्दी। उसको इन नो टाइम, इट विल टेक नो टाइम, या he will return in no time. In the blues, dear student, blues, in the blues, depressed और melancholic। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि ब्लू जो है, ब्लू वो सैडनेस का या डिप्रेशन का सिंबल है। सैडनेस और डिप्रेशन का सिंबल है, इसलिए इन द ब्लूज कोई है, ब्लूज में ही कोई है, तो वो है डिप्रेस्ड और मेलैंकोलिक है। तो इस तरीके से निराश, हताश और दुखी व्यक्ति को कहा जाता है। अगर आप दुखी हो, निराश हो, तो हम कह सकते हैं आई एम इन द ब्लूज नाउअडेज। आजकल मैं बड़ा निराश और हताश हूं, लेकिन अपने को होना नहीं है। अपने को तो बिना निराशा और हताशा लाए आगे बढ़ते रहना है।
इन द गुड बुक्स ऑफ, इन द गुड बुक्स ऑफ। देखिए स्टूडेंट, इसके दो इडियम हैं। इन द बैड बुक्स, बैड बुक्स का मतलब होता है जिन लोगों को हम अच्छा नहीं मानते, जिनकी हम सिफारिश करना अच्छा नहीं समझते, जिन लोगों के लिए हमें लगता है काम के लिए रिलायबल नहीं है। लेकिन इसका ऑपोजिट है इन द गुड बुक्स ऑफ। तो इन फेवर ऑफ, कोई किसी के गुड बुक्स में है, कोई स्टूडेंट किसी टीचर के गुड बुक्स में है, तो वो टीचर उसका फेवर लेगा, यानी वो उसका पक्ष लेगा। पक्ष में होना या उसके प्रति सहानुभूति और अच्छी भावना रखना, इन द गुड बुक्स ऑफ। तो आप भी जरूर किसी न किसी के गुड बुक्स में है, एंड अवॉइड बीइंग समवन्स बैड बुक्स। नेक्स्ट इज इन द लॉन्ग रन। देखिए स्टूडेंट, लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रन का मतलब लंबा समय, लंबा समय, लॉन्ग रन। अब देखिए अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, यानी लास्ट में जाकर लंबे टाइम में। हम कह सकते हैं ट्रुथ विंस इन द लॉन्ग रन, यानी लंबे समय में अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में लंबा पीरियड, या अल्टीमेटली मतलब अंततः। नेक्स्ट इज इन द निक ऑफ द टाइम। इन द निक ऑफ द टाइम समय से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक वर्ड आया है निक। निक का मतलब, निक एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रिटिकल मोमेंट। क्रिटिकल मोमेंट यानी समय का ऐसा भाग, किसी समय का, किसी स्थिति घटना का ऐसा भाग जो बहुत क्रूशियल हो, जिससे इधर कुछ, उससे आगे बढ़ते ही कुछ भी बुरा घटित हो सकता है। ऐसी चीज को निक कहते हैं, क्रिटिकल मोमेंट को कहते हैं। इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी एन वक्त पर। उससे अगर लेट की जाए तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता था। द ड्राइवर केम आउट ऑफ द बर्निंग कार इन द निक ऑफ द टाइम, यानी ड्राइवर एन वक्त पर कार से निकल गया, वरना कार के साथ ही वो भी जल जाता। तो इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एन वक्त पर, एकदम एन मौके पर, उसी समय, ठीक वक्त पर, वरना उससे अगला मोमेंट जो है वो डेंजरस हो सकता था। इसको कहते हैं इन द निक ऑफ द टाइम। डोंट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स इन द निक ऑफ द टाइम। एन वक्त पर तैयारी मत करो। इट टेक्स द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन if you are prepared, then you will get selected. Next, in the same boat. In the same boat. बोट का मतलब क्या होता है? आप जानते हो, नाव होती है। अब नाव पानी में तैरती है और आप भी किसी नाव में हो, दूसरा भी उसी नाव में है, तो आपकी स्थिति क्या है? अगर वो नाव सही चल रही है तो आप दोनों खुश हो, अगर वो नाव डूब रही है तो दोनों ही डूबेंगे। तो इन द सेम बोट का मतलब क्या हुआ? दो ऐसे व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एक जैसी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, सभी एक जैसी समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को कह सकते हैं दे आर इन द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट। एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, उसको लग रहा है हो बहुत उठना पड़ता है, जगना पड़ता है, ये वो। दूसरा भी कह सकता है आई एम इन द सेम बोट, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। तो इन द सेम बोट, दे आर इन द सेम बोट, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, पढ़ते याद नहीं रहता, कुछ देर याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। ये सेम प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, इसलिए आप ये मत सोचना। डोंट बी इन द ब्लूज फॉर दिस रीजन कि आप जो है वो भूल रहे, ये सबके साथ हो रहा है। ऑल आर इन द सेम बोट। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे से पहले भी जिन्होंने तैयारी की उनके साथ भी हुआ था, मेरे साथियों के साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो रहा है, आपके साथियों के साथ भी हो रहा है। इसलिए डोंट बी इन द ब्लूज। आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होगे। इसी भावना को लेकर इडियम पर इडियम याद करते जाइए। पता नहीं कौन सा इडियम आपके सामने पेपर में आ जाए। इन द सेम बोट का मतलब शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स, समान समस्याओं का सामना करना या समान स्थिति में होना। बी इन द सेम सिचुएशन। ऐसा भी कई बार क्या होता है कि वर्ड्स चेंज कर देते हैं। सेम प्रॉब्लम्स, अगर सेम प्रॉब्लम है, बी इन द सेम सिचुएशन, एक जैसी स्थिति में होना, ये भी आ सकता है। तो वर्ड्स यहां पर जो उसके मीनिंग है उनके वर्ड चेंज हो सकते हैं, पर सेंस चेंज नहीं होगा।
इन वोग, इन वोग। देखिए स्टूडेंट, वोग जो है एक फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश पर फ्रेंच का बहुत प्रभाव है, और फ्रेंच वर्ड में वेव मतलब होता है, वोग का मतलब होता है वेव, वेव यानी लहर। अब आप देखिए लहर, अब लहर है तो लहर तो चलती रहती है, इसलिए लहर वही है जो चल रही है, तो लहर, फैशन भी एक लहर है। तो इन द करंट फैशंस यानी प्रचलन में होना, जो चल रही है, प्रचलन में होना, इन द वोग। व्हाट इज नाउअडेज इन द वोग? आजकल फैशन में क्या है, तो इसका मतलब जो भी चीज होगी वो उसके लिए आप कह सकते हो। इन वोग का मतलब फ्रेंच वर्ड है, और वोग का मतलब वेव होता है। वेव वही है जो चल रही है, इसलिए जो चलन में है, जो फैशन में है, जो प्रचलन में है, दैट इज कॉल्ड इन वोग। नेक्स्ट इज इन्स एंड आउट्स। देखिए इन का मतलब होता है अंदर, और आउट का मतलब होता है बाहर। इनको प्लूरल बना दिया, इन्स एंड आउट्स, यानी अंदर बाहर, पूरी तरीके से जो आपके अंदर है और जो आपके बाहर है सभी ले ली जाए तो वो पूरी टोटलिटी में आप हो जाते हो। तो हम कह सकते हैं माइन्यूट डिटेल, एक एक चीज छानना, ऊपर से, अंदर से, बाहर से, एक एक चीज को देखना, यानी सूक्ष्मता से हर चीज का निरीक्षण करना। इन्स एंड आउट, सूक्ष्मता से निरीक्षण करना या कोई चीज का ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड इन्स एंड आउट्स। नेक्स्ट इज आयरन हैंड, आयरन फीस्ट, आयरन हैंड, आयरन फीस्ट। तो देखिए आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन यानी लोहा, और हैंड का मतलब हाथ, और आयरन वापस फीस्ट का मतलब मुट्ठी। तो अब आप देखिए कि आयरन हैंड का मतलब ऐसा मजबूत हाथ, ये मजदूर का हाथ है, कातिया, वो वाला हाथ, वैसा ही 2.5 किलो का हाथ जब आदमी पे पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है वाला। तो आयरन हैंड, आयरन फिस्ट का मतलब क्या हुआ? अ क्रूअल और अनयील्डिंग एटीट्यूड। आयरन का मतलब जैसे कल आपने देखा था, जो प्रीवियस जो अपने इडियम्स थे उसमें देखा था हाई हैंड, यानी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग। तो आयरन हैंड का मतलब हो गया लोहे जैसा हाथ हो, जो जल्दी से यील्ड ना हो, जो झुके नहीं, जो बहुत क्रूअल हो, जो अनयील्डिंग हो, समझौता ना करे, ऐसा एटीट्यूड। स्थितियों के, परिस्थितियों के हिसाब से सब बहुत ज्यादा लोगों को स्थिति देखकर झुक जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा व्यक्ति जो क्रूअल और यानी अनयील्डिंग एटीट्यूड का हो, या उसका अप्रोच ऐसा हो, हम कह सकते हैं ही कंट्रोल्ड द क्राउड विथ आयरन हैंड। उसने बड़ी क्रूअलिटी से और अनयील्डिंग एटीट्यूड के साथ उस सिचुएशन को या क्राउड को जो है कंट्रोल किया। ही कंट्रोल द सिचुएशन, ही कंट्रोल द ओपोनेंट्स, जो विरोधी थे उसको विथ आयरन हैंड। इसका मतलब उसने बहुत ही क्रूअलिटी से और अनयील्डिंग एटीट्यूड के साथ, बिना झुके बिना, बिना समझौता किए और बहुत ही कठोरता से दमन कर दिया। तो ऐसी स्थिति को आयरन हैंड या आयरन फीस्ट कहते हैं। और फीस्ट का मतलब भी मुट्ठी होता है, आपको पता होगा। ईचिंग पाम, स्टूडेंट, ईचिंग पाम, इस ईडियम का सबसे पहला यूज विलियम शेक्सपियर ने किया था। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा जूलियस सीजर में, विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा जूलियस सीजर में जो ब्रूटस है, ब्रूटस के द्वारा एक डायलॉग है जो कैसियो को वो कहता है, जिसमें पहली बार उसको ऐसे वो आरोप लगाता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई रिश्वत में पैसे मिले, तो इसलिए वहां पर यू हैव एन ईचिंग पाम, ईचिंग हैंड, ईचिंग पाम। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रेविंग फॉर ब्राइब, रिश्वत के लिए। देखो इच का मतलब क्या होता है? इच गार्ड होता है ना, खुजली के लिए कंट्रोल करने वाला, इच गार्ड। तो इच का मतलब खुजली, पाम का मतलब हथेली। तो अपने हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ा हाथों में खुजली हो रही है ठाकुर साहब। तो इसका मतलब वो क्या चाहता है ऐसा व्यक्ति जब किसी को कहता है थोड़ी हाथ की खुजली मिटा देते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? क्रेविंग फॉर ब्राइब, यानी रिश्वत के लिए लालायित, रिश्वत के लिए लालायित होना, प्रयास करना। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हाथों में खुजली होना, इचिंग पाम। तो ये विलियम शेक्सपियर ने यूज किया इंग्लिश में पहली बार, लेकिन हमारे हिंदी में भी ये बहुत इजीली यूज होता है। हाथों में खुजली होना या इचिंग पाम होना, जिसको कहते हैं रिश्वत के लिए लालायित होना, रिश्वत मांगने की इच्छा
रखना या रिश्वत लेने की इच्छा रखना, उसको कहेंगे ईचिंग पाम। नेक्स्ट इज इट्सी बिट्सी, बड़ा प्यारा इडियम है ये। इट्सी बिट्सी क्या है? एक्चुअल में ये एक बच्चे के लिटिल वर्ड को तुतलाकर बोलता है। बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे बहुत मासूम से तुतलाकर बोलते हैं। तो तुतलाकर बोलते तो लिटिल ऐसे अलग तरीके से, तो अपने बब्बू मेरे बब्बू ऐसे कहते हैं ना। तो इट्सी बिट्सी तो छोटा प्यारा नन्ही सी कोई चीज हो उसको इट्सी बिट्सी कहते हैं। तो इसलिए वेरी स्मॉल और टाइनी, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल या टाइनी यानी छोटा हो, जो एट्रैक्टिव वे में छोटा हो, जैसे पिल्ला होता है या कोई भी छोटा बच्चा होता है, तो इट्सी बिट्सी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल और टाइनी ऑब्जेक्ट्स को इट्सी बिट्सी कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें जो बहुत एट्रैक्टिव लगती है, छोटे खिलौने होते हैं, छोटा सा पंखा बना हुआ होता है, छोटी सी गाड़ी होती है, ये सब बहुत एट्रैक्टिव लगते हैं और उनको इट्सी बिट्सी कहा जाता है। नेक्स्ट इज आइवरी टावर। देखिए स्टूडेंट, मैं इनके पीछे जो आपको ये ओरिजिन बता रहा हूं ये एकदम ऑथेंटिक है, यानी ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से ये बना ली। एक्चुअल में इनके पीछे की जो बात है वो यही है। इन इडियम्स को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, इनकी ओरिजिन के बारे में, और फिर आपको ये बातें बताई जा रही है। इसलिए इसको ऐसे नहीं कि इट्सी बिट्सी ऐसे ही करता है, नहीं, बिल्कुल सही है। इसके पीछे कारण यही है। एंड नेक्स्ट इज आइवरी टावर। देखिए स्टूडेंट, आइवरी का मतलब क्या होता है? हाथी दांत को आइवरी कहते हैं, हाथी दांत। अब हाथी दांत बड़े महंगे होते हैं। अब देखिए कि इस वर्ड का यूज सबसे पहले फ्रांस में टूर डी आइवरी नाम की जर्नल एक आर्टिकल से हुआ, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसे आइडिया जो इमेजिनेटिव, हाईली इमेजिनेटिव हो और इम्प्रैक्टिकल हो। वहां पर इस वर्ड का यूज इस सेंस में किया गया था। तो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी स्थिति, जमी पे आसमां बसाऊं अगर तुम कहो, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो, वो वाली स्थिति आइवरी टावर। यानी इमेजिनरी वर्ल्ड, इम्प्रैक्टिकल या एस्केपिस्ट। यानी इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक दुनिया, या इम्प्रैक्टिकल का मतलब जो व्यवहारिक रूप से अव्यवहारिक हो, या फिर क्या हो, जो एस्केपिस्ट हो, जो दिन में भी सपने लेता हो, डे ड्रीमिंग करता हो, और ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके से जन सामान्य की रियल प्रॉब्लम से, जो रियल प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ती है, उनसे बेखबर हो, शायद बेखबर हो, तो वैसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ही इज लिविंग इन आइवरी टावर। टावर का मतलब तो आपको पता है कोई बिल्डिंग होती है। तो ऐसी बिल्डिंग जो इमेजिनरी वर्ल्ड या इम्प्रैक्टिकल हो, जो कोई व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन करता रहता है क्योंकि उसको प्रैक्टिकल दुनिया की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की बातें करता है। तो स्टूडेंट, निश्चित रूप से आपको इडियम समझने में इस फेज से मदद मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप बहुत ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखिए। वीडियो के बाद में आपको जो इनसे जो मदद मिलती है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। देखिए स्टूडेंट, जैक क्या होता है? जैक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो सर्वेंट टाइप का व्यक्ति हो, गुलाम टाइप का व्यक्ति हो, उसको जैक कहते हैं। और आपको पता है ताश में भी जे होता है, जैक जो गुलाम होता है ना। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, यानी क्या हुआ? ऑल ट्रेड्स, सभी तरह के काम, ट्रेड्स जो जितने भी तरह के काम होते हैं उनमें जैक हो, मतलब जानता तो सबको हो, लेकिन मास्टर ऑफ नन, लेकिन मास्टर किसी काम का ना हो, यानी थोड़ा थोड़ा तो सबको कर लेता हूं, लेकिन कंप्लीटली मास्टराइज वो किसी काम में वो इसको मास्टरी से नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को हरफन मौला कहते हैं। अ पर्सन एबल टू डू मेनी थिंग्स बट एक्सपर्ट ऑफ नन, जो बहुत सारे काम कर लेता है लेकिन एक्सपर्ट किसी का नहीं होता है। नल भी ठीक कर देता है, बिजली का भी काम कर लेता है छोटा मोटा, घर पे जो है और भी जो कुकिंग वगैरह होती है छोटी मोटी वो भी कर लेता है, वजन भी उठा लेता है। तो दैट पर्सन, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट का काम, एक्सपर्टनेस उसको पूछा जाएगा भी तुम एक्सपर्ट होके कौन सा काम कर सकते हो, वो कहेगा देखो ऐसे मैं गारंटी भी ले सकता है, ऐसे मुझे काम नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत काम निकाल लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। हर फन मौला, जो हर फन में
थोड़ा थोड़ा जानता हो, लेकिन सबको नहीं जानता, सब एक्सपर्ट किसी का ना हो। नेक्स्ट इज जेल बर्ड। जेल का मतलब क्या होता है? कैद खाना, जेल, हम जेल ही ज्यादा कहते हैं। और बर्ड का मतलब पक्षी। तो आप इसमें देखिए, पक्षी जो होते हैं वो घोंसला जहां बनाते हैं वहां आते रहते हैं, उड़ते बाहर जाते हैं, दाना वगैरह लेके आते हैं, तिनका लेके आते हैं, फिर उसको वापस आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बाहर निकले जेल से और फिर कोई क्राइम कर दे और फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले आए और फिर वहां पर सजा काट ले, 2-4 महीने रहे, फिर बाहर गया और फिर वापस आता रहता है। ऐसे पात्र आपने फिल्मों में भी बहुत देखे होंगे, जिनको पुलिस भी पहचानने लगती है कि हाँ ये तो अपने वाला ही है, बार बार आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जेल बर्ड, जेल का पक्षी। तो अ पर्सन हु इज और हैज बीन कन्फाइंड इन जेल मेनी टाइम्स, इसमें आप ऐसे जोड़ दिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जेल में बहुत बार कैद कर लिया गया हो और जो बार बार जेल में, फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ जेल ऐसे कह सकते हैं, जो बार बार जेल में आता हो, ऐसे पर्सन को जेल बर्ड कहा जाता है। यानी बार बार कैद में, बार बार जेल जाने वाला व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को जेल बर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट इज जॉन्डिस आई। देखिए स्टूडेंट, जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? जॉन्डिस, पीलिया, जो रोग होता है पीलिया, और आपने पीलिया के पेशेंट को देखा है, उसके नाखून, उसकी आंखें, उसकी स्किन सब पीली हो जाती है। तो जॉन्डिस आई, आपने कहते हैं सावन के अंदर सब कुछ हरा ही हरा दिखता है, तो जॉन्डिस आई का मतलब क्या हुआ? ये सबसे पहले इस इडियम का यूज जो है वो अलेक्जेंडर पोप ने किया था, और पोप ने अपनी बहुत ही अच्छी पोएम उसने लिखी है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म में अलेक्जेंडर पोप ने बताया है कि जॉन्डिस आई क्या होती है। उसने कहा कि जैसे हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति जॉन्डिस से पीड़ित हो, सफर कर रहा हो, उसको हर चीज पीली दिखती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टू लुक एट ए कंक्लूजन प्रीमेच्योरली और प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? टू लुक एट ए कंक्लूजन प्रेजुडिस्ड या प्रीमेच्योरली। इसका मतलब पहले से आप प्रेजुडिस्ड हो, पूर्वाग्रह आपके मन में कि ये आदमी बुरा है। अब उस आदमी की कहीं किसी मामले में अगर आपको वो दिखता है कि इसकी गलती है या नहीं है, हम पहले मान लेते हैं हाँ इसी की गलती है। जैसे क्लास में कोई बच्चा बदमाशी करता है और वो आदतन बदमाशी करता है, लेकिन किसी मामले में मान लीजिए उसका हाथ ना हो और कोई दूसरा लड़का आके कहता है सर उसने मुझे पीट दिया या उसने मेरी मारी या मेरी ये चीज छीन ली, तो टीचर कहता है हाँ उसी की गलती है। टीचर उसकी सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही वाली बात अभी उसका पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि ये गलत है हर जगह। तो ऐसे ही किसी जगह जब हम ये मान लेते हैं कि ऐसा ही है, then we can say jaundiced, our views are, we are looking at the world with jaundiced eyes। इसका मतलब है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई निष्कर्ष निकालना जो प्रीमेच्योर हो, जो परिपक्व न हो, जिसमें स्थितियों को देखा नहीं जाता, केवल पहले से बने बनाए विचारों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल दिया जाता है। जैसे कि सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, वो कहता है चारों तरफ हरियाली हरियाली है, उसे सूखी हुई घास या कुछ और स्थितियां दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो सावन में अंधा हुआ, उसने तो हरा ही देखा। नेक्स्ट इज कैंगरूज कोट। कैंगरूज कोट, देखिए स्टूडेंट, कैंगरू कोट जो है इसका मतलब होता है एन इलीगल कोर्ट। यानी इलीगल का मतलब क्या हुआ? जो गैर कानूनी होता है, ऐसा न्यायालय, जो ऐसा न्यायालय, ऐसा कोर्ट जिसमें फैसला दिया जाता है जो गैर कानूनी होता है। गैर कानूनी न्यायालय या अदालत, उसको क्या कहा जाता है? कैंगरू कोर्ट। इसके पीछे की स्थिति क्या है? कैंगरू कहां मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनीज में जब एक विशेष तरह के लोगों के विरुद्ध मुकदमे चले तो उनको जल्दी से निपटाया गया, और वहां पर उनको जो जजेस थे, जो वो वहां के लोकल लोगों ने उनके विरुद्ध उनके मुकदमे सुने और जल्दी से उनको सजा जॉन्डिस टाइज के साथ उन्होंने उनको मान लिया कि यही गलती करने वाले हैं और उनको सजा सुना दी। तो
ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करने के कारण इसको कैंगरू कोट कहा जाता है। दूसरा और इसका कारण है ओरिजिन के पीछे कि जैसे कैंगरू इस तरीके से जंप करता है, ठीक इसी तरह बिना तथ्यों पर गौर किए सीधे कंक्लूजन पर आ जाना, बीच के सबूतों को देखना ही नहीं, सीधा उछल कर कंक्लूजन पर आ जाना, ऐसी स्थिति को जैसे कोई कैंगरू जंप मार रहा हो, जंप टू कंक्लूजन टू अर्ली, बहुत जल्दी निष्कर्ष पर निकल आना कि भाई ये है। आपने अफगानिस्तान और इसमें चलने वाली सरिया अदालतें या खाप पंचायतें देखी होगी, जिसमें किसी व्यक्ति को वो लोग ही इकट्ठे होकर उस पर दंड सुना देते हैं और या उसको पत्थरों से मारने की या इस तरीके की सजाएं दी जाती है जो अमानवीय भी होती है और साथ ही साथ कानून के किसी पहलू पर विचार किए बिना वो अपनी तरफ से सजा सुना देते हैं। तो ऐसे कोर्ट को कैंगरू कोर्ट कहा जाता है, जो कि गैर कानूनी है, एंड इलीगल कोर्ट उसको मान सकते हैं, गैर कानूनी न्यायालय या गैर कानूनी पंचायतें। नेक्स्ट इज कीप वन एट बे। देखिए स्टूडेंट, बे का मतलब क्या होता है? खाड़ी। अब मान लीजिए आप किनारे पर खड़े हो और कोई बे में है, तो उसको वहीं रखना, मतलब अपने पास नहीं आने देना। अगर वो किनारे पर आ गया तो हमारे साथ मिक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है या उस व्यक्ति के मिलने से हमें नुकसान होगा एक्सेट्रा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कीप हिम एट बे, कीप हर एट बे। इसका मतलब कीप वन एट ए डिस्टेंस। आपने एक पहले इडियम देखा था ना, गिव ए वाइड बर्थ, दूर से ही टालना, दूर से ही राम राम, बस ओके। तो कीप वन एट बे मतलब कीप वन एट अ डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना, किसी से सुरक्षित अंतर बनाए रखना, उसको कहते हैं कीप वन एट बे। नेक्स्ट इज कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। स्टूडेंट, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, चाहे आप यूरोप में हो, चाहे इंडिया में हो या कहीं और कंट्री में हो। अगर आपको कोई चिंता होगी तो एक बात तय है, किसी चीज का इंतजार होगा तो आपकी अंगुलियां अपने आप ही क्या होगी, ऐसे क्रॉस्ड हो जाएगी, एक दूसरे में चली जाएगी और हमें सोचेंगे कैसे करें, कैसे होगा पेपर मेरा, कैसे होगा, रिजल्ट कब आएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। ये जो है, ये जो इस तरीके की फीलिंग्स है उसको कहते हैं कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब टू वेट एक्सपेक्टेंटली, यानी अधीरता से कोई चीज की प्रतीक्षा करना, अधीरता से किसी चीज की प्रतीक्षा करना। आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी के बच्चा होने वाला है तो जो उसका जो फादर है वो बाहर इस तरीके से घूमता है, क्या खबर लाए हो, वैसी वाली स्थिति जो होता है अपने आप, ये ऐसा होता है। आप कभी अपने आप पर भी ट्राई कर लेना, जिस चीज की आपको वेट होगा उस दौरान अगर आप एक्सपेक्टेंटली वेट कर रहे हो तो अपने आप आपकी फिंगर्स है वो क्रॉस्ड हो जाएगी। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब टू वेट एक्सपेक्टेंटली, अधीरता से प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट इज कीप वन स्पॉट बॉइलिंग। जी हाँ स्टूडेंट, कीप वन स्पॉट बॉइलिंग का मतलब यहां पर ये थोड़ा सा दो डबल मीनिंग इसके निकलते हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग निकलता है अनहार्डली इनफ फॉर लिविंग, यानी किसी तरह बॉइल करता रहे पॉट, बस इतना ही कमाना। लेकिन इसका जो वर्तमान यूज है वो इस सेंस में जनरली नहीं होता है। और कीप वन स्पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है किसी चीज को चर्चा में बनाए रखना। कीप वन थिंग, मेंटेन वन थिंग इन डिस्कशन या फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों का रुचि उसमें बनी रहे, लोगों का ध्यान उस पर लगा रहे, ऐसी स्थिति को कहते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी लोगों का ध्यान और रुचि, अटेंशन जो है उस पर लगी रहे। ये ओल्ड यूज है। न्यू यूज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके अनुसार कीप वन स्पॉट बॉइलिंग का मतलब हो गया टू डू एफर्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द पब्लिक इंटरेस्ट और अदर्स इंटरेस्ट एंड ईगरनेस फॉर अ थिंग कंटिन्यू, यानी किसी चीज में लोगों का इंटरेस्ट, ईगरनेस वो बनी रहे, ऐसा कुछ करते रहना, दैट इज कॉल्ड कीप वन स्पॉट बॉइलिंग। कीप वंस वर्ड्स। वर्ड का मतलब क्या होते हैं? वर्ड का मतलब होता है शब्द। अब देखिए कीप यानी क्या हुआ? रखना, अपने शब्दों की लाज रखना, यानी अपना किया हुआ वादा निभाना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके खुदाई चाहे रोके खुदा तुमको
आना पड़ेगा। ऐसी स्थिति टू कीप वंस प्रॉमिस, वादा किया तो निभाना, ऐसी स्थिति को कहते हैं ऑलवेज कीप योर वर्ड्स। और डोंट डू प्रॉमिस दैट यू कांट कीप, यानी जो आप वादा नहीं कर सको उसको, जो निभा नहीं सको उसको रखो भी मत। तो कीप वंस वर्ड्स का मतलब अपने शब्दों का लाज रख लेना, यानी अपना किया हुआ वादा या आपने जो बात कही है वो बात पर कायम रहना, उस प्रॉमिस पर कायम रहना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वर्ड कह दिए, जो शब्द कह दिए, जो वचन कह दिए, जो प्रॉमिस कह दिया, उसके पीछे चाहे जान चली जाए, लेकिन उस वर्ड की लाज रखना। वादा करे और साफ मुकर जाते हैं, एक हम ही हैं जो फकत बस बात पे मर जाते हैं, वो वाली स्थिति नहीं। पूरा वादा किया तो उसको निभाना, दैट इज कॉल्ड कीप वंस वर्ड, टू कीप वंस प्रॉमिसेस। कीप वंस आई ऑन द बॉल, जी हाँ, कीप वंस आई ऑन द बॉल का मतलब हुआ, आपने मैच देखे होंगे, तो मैच में अगर खिलाड़ी बॉल पर आइज नहीं रखेंगे तो मैच में उनका होना न होना बराबर हो जाएगा। या तो क्रिकेट में है तो आउट हो जाएंगे, या मिसफील्ड हो जाएगा, या फिर अगर फुटबॉल वगैरह में तो गोल कभी नहीं कर पाएंगे, या डिफेंड नहीं कर पाएंगे सामने वाले की गोल को। तो कीप वंस आइज ऑन द बॉल का मतलब होगा किसी चीज पर जो चल रही है, जिसमें हम हैं, उसको बहुत अटेंटिवली, बी रेडी फॉर समथिंग अटेंटिवली, बहुत ज्यादा ध्यान से किसी चीज के लिए तैयार रहना और फोकस रखना अपना लक्ष्य पर। निर्धारित जो लक्ष्य किया है उस पर आइज रखना, ध्यान रखना उसका कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए हमें क्या क्या करना है। सो नाउ स्टूडेंट, दिस इज फॉर यू, कीप योर आइज ऑन द बॉल, नेवर मिस इट। तो बी रेडी फॉर समथिंग अटेंटिवली और फोकस्ड होकर, पूरा ध्यान से दत्तचित होकर किसी काम को करना। एंड नेक्स्ट इज कीप द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट इज कीप द बॉल रोलिंग। अगर बॉल रोल कर रही है, घूम रही है, तो जरा घूम, वो वाली स्थिति। कीप द बॉल रोलिंग, बॉल को रोल करते हुए रखना। आपने फुटबॉल में खिलाड़ियों को ऐसे देखा होगा, वो हाथ में ऐसे करते हैं, तो और अगर पैरों से भी वो चलते जाते हैं, रोल करते जाते हैं। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब हुआ टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, किसी योजना जो चल रही है उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन रखना, जो चीज जो काम आपने हाथ में लिया। इफ यू कीप द बॉल रोलिंग, इट मींस जो आपने स्टार्ट किया उसकी जो प्रोग्रेस है उसको जारी रखना। तो आप अपनी स्टडी की जो बॉल है उसको रोलिंग रखिए, क्योंकि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अगर आपकी पढ़ाई जारी रहेगी तो काई नहीं जमेगी, और काई नहीं जमेगी तो निश्चित रूप से आपके जो बुद्धि वाला पानी है ना वो साफ रहेगा। और यही जरूरी है आपके टेस्ट के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट, ये हमने किए आज के इडियम्स। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों में हमने इडियम्स किए अभी। निश्चित रूप से मुझे जहां तक लगता है आपको इससे हेल्प मिली होगी। आप अपनी बात जरूर रखें, चाहे हेल्पफुल हो या ना हो, आप अपनी बात रखें कि आपको कैसा लग रहा है। आप अपने बारे में जो भी आपको फीलिंग हो रही है उसको आप जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट इज प्रोवर्ब। जी हाँ, हम आ गए हैं प्रोवर्ब्स में, और प्रोवर्ब्स का मतलब लोकोक्ति, या जो लोकोक्तियां होती है, जो जनश्रुतियां होती है, वो प्रोवर्ब्स होती है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान चलता है उसके आधार पर जो लाइंस बन जाती है वही प्रोवर्ब्स होती है। तो लेट्स प्रोसीड। कीप द बॉल रोलिंग, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जी स्टूडेंट, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या हुआ कि बैग से बिल्ली बाहर नहीं आनी चाहिए। बिल्ली को बाहर मत आने दो। बिल्ली यहाँ पर किसका सिंबल है? किसी सीक्रेट का या राज की बात, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, वो वाली स्थिति नहीं। अपनी गलती से या बोरी का जो आगे का हिस्सा है, मुंह है, वो खुला रह गया या आपने ढील छोड़ दी, वो बिल्ली बाहर आ गई। तो किसी ऐसी गलती से जिससे कोई राज खुल जाए, जो अब तक छुपाए रखा, सोना दबाए रखा, वो वाली स्थिति थी, लेकिन अचानक कोई गलती से वो सोना भी बाहर आ गया और वो जो राज था वो भी बाहर आ गया किसी गलती से, तो उसको कहते हैं
कैट केम आउट ऑफ द बैग, लेकिन डोंट लेट, आने मत दो, यानी डोंट डिस्क्लोज अ सीक्रेट आइदर डेलिबरेटली और इनएडवर्टेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सीक्रेट को, राज को खुलने मत दो जानबूझकर। डेलिबरेटली का मतलब क्या हुआ, ना तो जानबूझकर ना गलती से, भूलकर या भूलवश किसी भी राज को बाहर मत निकालो। वैसे इंग्लिश में एक दूसरी प्रोवर्ब भी है कि कोटेशन टाइप में ये कि टू पीपल ओनली कीप द सीक्रेट ओनली इन वन कंडीशन इफ वन ऑफ देम इज डेड, यानी दो लोग तभी कोई सीक्रेट रख सकते हैं जब उनमें से एक मर जाए। तो वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे माना जाता है कि राज को राज रहने देना बहुत लोगों के लिए ऐसे गड़बड़ हो जाती है। उनका पेट जो है वो पेट सफा से ज्यादा भारी चीज मांगने लगता है, जब तक किसी को कहेंगे नहीं उनका मन ऐसे अजीब सा रहता है। तो पर ऐसे ही है, ये जो प्रोवर्ब है वो कहती है डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी किसी भी स्थिति में राज को बाहर नहीं आने देना चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी गिफ्ट में जो घोड़ा मिला है आपको उसके मुंह में नहीं देखना चाहिए। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, घोड़े के मुंह में नहीं देखना चाहिए। आपने हिंदी में इसकी एक प्रोवर्ब सिमिलर सेंस वाली कि दान की बच्चियां के दांत नहीं देखे जाते, क्यों दांत देखते ही बच्चियां भाग जाएगी क्या, या घोड़े के माउथ में देख लेंगे तो वो घोड़ा आपकी कीमत मांगने लगेगा क्या, जी नहीं। इसका सेंस थोड़ा सा अलग है। अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब क्या हुआ कि घोड़े या गाय या ये जो भी जानवर होते हैं इस तरीके के, कैटल्स होते हैं या घोड़े हैं, उनको उनकी जो उम्र है वो उम्र उनके दांतों से पता चलती है। अब दांतों से जब उम्र पता चलती है तो किसी ने हमें कोई गिफ्ट घोड़ा दिया या बच्चियां दी तो हमें दांत नहीं गिनने चाहिए कि कितनी यंग है या कितना घोड़ा है जो यंग है या बूढ़ा हो गया ये वो, यानी गिफ्ट में कोई चीज आपको मिली है तो उसकी अच्छाई बुराई या ऐसे नहीं देखा जाता कि ये कितने रुपए की है, कम रुपए की है, ज्यादा रुपए की है, ऐसे नहीं देखना चाहिए। जो चीज फ्री में अचीव हो रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी खुशी, क्योंकि वो तो आपके लिए गिफ्ट है, इसमें तेरा क्या घटा, तेरा कुछ नहीं जाता, ये तो गिफ्ट है आपके लिए। तो डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी ऑलवेज ग्रेटफुल व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट एनीथिंग इट मे बी। जब भी आपको कोई गिफ्ट मिले उसे बहुत ही ज्यादा आदर और रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि इस बार ले तो ले, देखना तेरे को भी ऐसा ही गिफ्ट दूंगा ना तब पता चलेगा, आने दे इसका बर्थडे, ये सोचकर नहीं लेना चाहिए। किसी ने आपको गिफ्ट दिया है तो वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रभु श्री राम ने सबरी के गिफ्ट जूठे बेर भी खा लिए और भगवान कृष्ण ने विदुर की पत्नी के केलों के छिलके भी खा लिए, क्योंकि उन्होंने उनका प्रेम देखा था ना कि गिफ्ट की नेचर देखी थी। तो वो भगवान होकर ऐसा कर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। तो डोंट लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, दान की बच्चियां के दांत नहीं देखे जाते। टेक इट विथ प्योर रिस्पेक्ट, लव एंड केयर। नेक्स्ट इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखिए स्टूडेंट, एग्स को ले जाने के लिए बास्केट का यूज किया जाता है, उसमें तह बनाई जाती है, फिर अंडे रखे जाते हैं, फिर लेयर। और अगर आप एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे रख देंगे, कल को हम रास्ते में गिर गए या बास्केट हमसे छूट गई तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे, तो सारे अंडे फूट जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स, अपने सारे अंडे किसी एक ही टोकरी में, एक ही बास्केट में मत रखो। इसका मतलब क्या हुआ, डोंट पुट ऑल योर एफर्ट्स इनटू अ सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन। किसी सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन में अपनी सारी एनर्जी और नहीं लगाओ, या अपनी सारा एफर्ट है किसी एक सिंगल कोर्स में मत लगाओ, वेंचर एटसेट्रा। सारा प्रयत्न, सारी चीज एक के भरोसे मत रहो, हाथ पैर चलाते रहो,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ आएगा, लेकिन जिसमें भी हाथ पैर चलाओ पूरे एफर्ट्स के साथ चलाओ, लेकिन किसी एक चीज के भरोसे मत रहो, बिकॉज देयर इज अ प्रोवर्ब, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे भी नुकसान हो सकता है। आपने अपनी सारी जमा पूंजी करके एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो चीज फेल हो गई तो निश्चित रूप से आपका सारा पैसा एक साथ डूब जाएगा। तो इसलिए उसके लिए भी स्पेशली फाइनेंस वर्ल्ड का एक जो है ये प्रोवर्ब है, फाइनेंस की दुनिया की एक कहावत है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, जॉब लग जाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर एक ही जगह पर सारा पैसा आपको नहीं लगाना है। नेक्स्ट इज डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखिए स्टूडेंट, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब आप देखिए, आप इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर तो हॉर्स है और यहाँ पर उसकी गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। तो हॉर्स कहां पर आता है? पहले, और गाड़ी उसकी आती है पीछे। यही है, हमेशा यही होता है, चाहे घोड़ा गाड़ी हो, चाहे ऊंट गाड़ी हो, चाहे बैलगाड़ी हो, प्लग कार्ट हो, सब में यही होता है। तो डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। लेकिन अगर आप कार्ट को हॉर्स के आगे ले आएंगे तो ना तो हॉर्स चलेगा ना कार्ट चलेगी, यानी गाड़ी को घोड़े के आगे मत लाओ। इसका मतलब हुआ डू थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर कहता है कि घोड़े के पीछे गाड़ी जुतनी चाहिए और फिर घोड़ा चलेगा। तो अगर आपको कहा गया कि कोई भी चीज जो जिस ऑर्डर में होती है, उल्टी गंगा नहीं बहानी चाहिए, जिस तरीके से कोई काम होता है उस तरीके से ही करना चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट थ्रो द बेबी विथ द बाथ वाटर। जी हाँ, बिल्कुल बहुत काम की प्रोवर्ब है। डोंट थ्रो द बेबी। बच्चे को आपने किसी बर्तन में बैठा के, बड़े टब में बैठा के नहलाया और फिर क्या हुआ, पानी नहलाया हुआ पानी है वो खराब हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं बाद में। लेकिन ये कह रहा है कि उस पानी के साथ बच्चे को मत फेंक देना। यानी कई बार इसका मतलब क्या हुआ कि बाथ वाटर जो अब किसी काम का नहीं है, साबुन का पानी हो गया, उसके साथ बच्चे को नहीं फेंक देना चाहिए। बाथ वाटर वो जो है वर्थलेस है, वो कोई काम का नहीं, उसके साथ जो वर्थी चीज है, जो बहुत उपयोगी चीज है, जो बच्चा है, जो बहुत जरूरी चीज है, उसको नहीं फेंकना चाहिए। यानी डोंट डिस्कार्ड समथिंग वैल्यूएबल व्हाइल गेटिंग रिड ऑफ समथिंग वर्थलेस। यानी डोंट डिस्कार्ड समथिंग वैल्यूएबल, किसी मूल्यवान चीज को खराब नहीं किया जाता, उसको हटाया नहीं जाता, रिमूव नहीं किया जाता। व्हाइल गेटिंग रिड, गेटिंग रिड का मतलब क्या हुआ? छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। तो किसी मूल्यवान चीज को हटाया नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता। जब हम किसी वर्थलेस का मतलब फालतू चीज से अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए किसी मूल्यवान चीज को छोड़ा नहीं जाता है। ये नहीं कि बस जो नहाया हुआ पानी फेंक रहे तो बच्चे को भी फेंक दे। यानी कहने का मतलब डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। किसी खराब चीज से छुटकारा पाने की चक्कर में या उसकी जिद में या उसके प्रयत्नों में वैल्यूएबल चीज हमारे हाथ से न निकल जाए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट अपसेट द एप्पल कार्ट। जो रोमन टाइम से ये प्रोवर्ब चल रही है। एप्पल कार्ट का मतलब होता है सिस्टमेटिक वे, एक बहुत ही प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर व्यवस्था या बहुत ही वेल प्लान्ड कोई एक्शन हो, उसको कहते हैं एप्पल कार्ट। अब आप देखिए, डोंट अपसेट, उसको अपसेट नहीं करना चाहिए। यानी जो हमने वेल प्लान्ड काम किया हुआ है उसमें फालतू की दिक्कतें खड़ी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो वेल प्लान्ड है पहले से सोचा हो उसको चलने देना चाहिए, बीच में पंचायतें नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है डोंट क्रिएट अ डिफिकल्टी इन एनी एक्शन दैट इज गोइंग स्मूथली। जो बहुत आराम से चल रहा है ऐसे काम में डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है एकदम सही सही काम चल रहा है फिर भी बीच में पंचायती करते हैं अपनी, तो ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड बना है डोंट अपसेट द एप्पल कार्ट। यानी वेल प्लान्ड थिंग्स में बीच बीच में आकर, ऐसे कह सकते हैं कि जो यज्ञ चल रहा था बीच में राक्षस आकर वो हड्डी गिराते थे ना, तो वैसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो स्मूथली कोई काम चल रहा है उसको होने देना चाहिए। और इसी के साथ आज का हमारा जो प्रोवर्ब का सेशन है वो भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ डे 4 स्टेप फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट, आपको कैसा लगा अपने अनुभव जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। अपने जो भी दोस्त चाहे वो 10th से लेकर
उससे ऊपर की किसी भी क्लास में है, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश सभी कंपटीशन के लिए जरूरी है, और वोकैबुलरी पार्ट अक्सर कमजोर रहता है, क्योंकि हम कब उसकी शुरुआत करते हैं, जब हम एग्जाम देना होता है, फिर वो याद होता नहीं। इसलिए अभी से लग जाए, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में है, 9th में है, 12th में है, या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी क्लास में है, आप इस प्रक्रिया को जारी रखें, और एक दिन जब आपके जॉब लगने का टाइम आएगा तब आप रेडी रहोगे, आपको कोई चीज के लिए डिपेंड फील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा है आप निश्चित रूप से इस बात पर अमल करेंगे। आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।